आपका टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड रिलेटिव फार्मूला मास। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव। रिलेटिव एटॉमिक मास relative means compared एटॉमिक मास, यानी किसी स्टैंडर्ड चीज़ के साथ हम एटम को तोलेंगे, कंपेयर करेंगे और फिर उसका वो हम मास कंसीडर करेंगे कि ये इसका एटॉमिक मास हुआ, रिलेटिव एटॉमिक मास। जो भी चीज़ ज़्यादातर हम साइंस में रिलेटिव लेते हैं, एब्सोल्यूट सिर्फ अल्लाह है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी होती हैं रिलेटिव। तो रिलेटिव एटॉमिक मास कंपेयर किया जाता है कार्बन 12 के साथ। कार्बन 12 अब क्यों कंपेयर किया जाता है या कार्बन को क्यों स्टैंडर्ड लिया गया है ये समझते हैं। पहले हम इसका डेफिनेशन, तो डेफिनेशन इसका ये होगा कि मास ऑफ एन एटम compared with mass of one atom of carbon 12 isotope. This is the definition कि कोई भी एटम हो उसका एटॉमिक मास हम कार्बन 12 के साथ कंपेयर करते हैं। जो डिवाइस इसके लिए इस्तेमाल होता है, डिवाइस यूज्ड इज मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब ये मास स्पेक्ट्रोमीटर, इसका जो एक एनालॉजी हम यूँ लेते हैं कि हम एक तराजू बनाते हैं। सपोज़ करें कि ये तराजू है, ये इसका एक पड़ला है, ये हुआ उसका दूसरा पड़ला। एक में हम रख देंगे कार्बन 12, ये हुआ कार्बन 12, और दूसरे पड़ले में कोई भी एटम, और इसको अब हम तोल लेते हैं। तो ये जो हमने एटम इसमें डाला है, दिस इज़ दैट एटम। तो ये एटम कार्बन से हल्का होगा या कार्बन से जितना भारी होगा, ये उसका एटॉमिक मास हो जाएगा। यानी बस जस्ट ये एक कंपैरिजन जो मास स्पेक्ट्रोमीटर से हम कर जाते हैं। वैसे ये तो तराजू है, तो तराजू में एक एटम का रखना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि तराजू खुद एटमों से बना हुआ होता है। जस्ट आइडिया ले लें, ठीक है। तो आइडिया ये है कि कार्बन 12 के साथ किसी दूसरे एटम का मुआवजा किया जाता है, और जो कार्बन 12 से जितना हल्का होगा या भारी होगा, ये उसका एटॉमिक मास हो जाएगा। ओके, अब हम आते हैं कि कार्बन 12 को स्टैंडर्ड क्यों लिया गया है। कार्बन 12 स्टैंडर्ड, कई रीज़न्स हैं, लेकिन सिंपल से रीज़न वो ये कि कार्बन 12 एक स्टेबल आइसोटोप है, बहुत ही स्टेबल आइसोटोप है। आई थिंक 5070 साल इसका हाफ लाइफ होता है। बाकी एलिमेंट जो हैं इतने स्टेबल आइसोटोप्स नहीं रखते होंगे, लेकिन फिर उनमें एक और प्रॉपर्टी नहीं होगी जो आगे कार्बन 12 में होती है। दैट इज़ कि कार्बन 12 एबंडेंट कंपाउंड बना चुका है, जिसको हम एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम दे जाते हैं। बाकी एलिमेंट इतने एबंडेंट कंपाउंड नहीं बना सकते, तो ये एक दूसरी वजह हुई। दूसरी ये कि कार्बन 12 इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6
प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। जबकि बाकी कई एलिमेंट आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होंगे। तो ये प्रॉपर्टी, अगर ये इक्वल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट में पाई जाती है तो उसमें एबंडेंट कंपाउंड वाली प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। अब अगर कोई एक स्टेबल आइसोटोप कोई और भी है तो फिर उसमें एबंडेंट कंपाउंड वाली प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। तो इन 3 प्रॉपर्टीज़ की वजह से कार्बन को स्टेबल लिया गया है, स्टैंडर्ड लिया गया है कि ये हम स्टैंडर्ड लेंगे और इसके साथ बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में जो आपको दिखाई दे रही हैं, जो देख सकते हो पीरियोडिक टेबल में, वो सारे जो हैं इसके साथ कंपेयर करके उनका मास लिया जाता है। अगला, अब रिलेटिव एटॉमिक मास और मास नंबर। रिलेटिव एटॉमिक मास और दूसरी तरफ हुआ मास नंबर। रिलेटिव एटॉमिक मास और मास नंबर, हमने मास नंबर पिछले लेक्चर्स में पढ़ा। यहाँ पे अब रिलेटिव एटॉमिक मास जो है, इट इज़ कंपैरिजन विद कार्बन 12। जबकि मास नंबर जो है, जो ए से हम डिनोट करते हैं, तो वो है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स plus neutrons in the nucleus of an atom। ठीक, तो दोनों में फ़र्क देखते जाएं। अच्छा, ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है इसको फिर डिनोट किया जाता है ए सब स्मॉल आर। आपने ये इसको यूं नहीं लिखना कहीं इस तरह ए आर, ये फिर आर्गन हो जाएगा। ठीक, ये स्मॉल आर को बतौर सबस्क्रिप्ट लिखना होगा और ये डिनोट किया जाता है ए से ही। दूसरा, रिलेटिव एटॉमिक मास, ये हमारे पास फ्रैक्शंस में आता है। ठीक, तो इसकी वैल्यू फ्रैक्शंस में हमें मिलती है, फ्रैक्शनल वैल्यू पॉइंट्स में चला जाता है। जबकि जो मास नंबर है ये हमारे पास होल नंबर होगा, इट इज़ होल नंबर। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऑक्सीजन लें तो ऑक्सीजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो बन जाता है 15.99 AMU। ठीक, जबकि ऑक्सीजन का जो मास नंबर हम लेते हैं तो वो हो जाता है 16। जस्ट एक नंबर है, ठीक, दैट इज़ 16। तो इस वजह से इसको राउंड ऑफ करके हम 16 ही इस्तेमाल करते हैं। एक पॉइंट ये साथ में याद हो कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास हैं वो ज़्यादातर फ्रैक्शन में आपको मिलेगा और जो मास नंबर है वो होल नंबर में मिलेगा। दूसरी बात कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है इसका यूनिट AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, A फॉर एटॉमिक, M फॉर मास और U फॉर यूनिट। जबकि मास नंबर का कोई यूनिट नहीं है, दैट जस्ट ए नंबर, नो यूनिट, जस्ट ए नंबर। फिर AMU को कभी कभी आपको यूँ मिले कि ऑक्सीजन 15.99 और इधर बस ये U लिखा जाता है। तो U मीन यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। तो आप यूनिट AMU भी इस्तेमाल कर सकते हो और सिर्फ U भी लिख सकते हो, यूनिफाइड मास। तो ये कुछ चीदा डिफरेंसेस थी बिटवीन रिलेटिव एटॉमिक मास एंड मास नंबर। फर्दर जाते हैं,
रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट है इसको समझते हैं, दैट इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब जो भी क्वांटिटीज़ हैं, हर क्वांटिटी को कुछ एक यूनिट दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप करंट लें तो एम्पेयर उसके लिए यूनिट है, मास लें तो किलोग्राम ऐसा यूनिट है उसका, इसी तरह लेंथ लें तो मीटर उसका ऐसा यूनिट है, वॉल्यूम लें तो हम लीटर उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यूबिक डेसीमीटर इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एट्सेट्रा। अब इसी तरह जो एटम का एटॉमिक मास होगा उसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल होगा दैट इज़ 1 AMU। ठीक, अच्छा, अब 1 AMU यूँ समझें कि सपोज़ करें ये किलोग्राम है या मीटर है, इसका कहाँ से अंदाज़ा लगा कि मीटर जो है वो कहलाया गया है या किलोग्राम कहलाया गया है? तो रिमेंबर, एक प्लाटीनियम इरेडियम का एलॉय से बना हुआ एक रॉड सेवरेस में रखा गया है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, उसके ऊपर टेम्परेचर प्रेशर सबका कंडीशन बराबर रहता है, तो उसको कंसीडर किया गया इट इज़ 1 मीटर, दिस इज़ 1 मीटर। अब इसके साथ हम कोई चीज़ नापेंगे, चाहे कोई रॉड हो या कोई तार वग़ैरह हो, और ये नाप के हम उसको पाकिस्तान ले आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 मीटर। इसी तरह अब AMU को स्टैंडर्ड कहाँ से बनाया गया है? तो रिमेंबर 1 AMU is equal to mass of one atom of carbon 12 divided by 12 मीन्स कि कार्बन का जो एक एटम है उसका मास, ये सपोज करना दिस इज कार्बन, एक उसका एटम का मास है, और इस मास को अब 12 हिस्सों में तकसीम करें, 2 4 आई थिंक 6 7 8 9 10 11 12 सपोज करें, मैंने इक्वली तकसीम नहीं किया लेकिन सपोज करें। अब इसमें जो ये एक हिस्सा है दिस वन, ये हिस्सा अब कहलाएगा 1 AMU, दिस इज 1 AMU। तो आप बता सकते हैं कि कार्बन जो है वो कितने AMU का हो जाएगा? जाहिर बात है जब उसको 12 हिस्सों में तकसीम किया गया है तो ये बाकी जितनी भी हैं दीज आर आल्सो 1 AMU। तो कार्बन जो है वो टोटल मास उसका है 12 AMU। ठीक, तो यूनिट इसका यहाँ से डिराइव किया गया है। अब आगे जाएंगे कि एक एटम, कार्बन के एक एटम का मास वो कहाँ से हम उठा के लाएंगे, एवोगैड्रो नंबर से हम उसको लाएंगे, 12 पे तकसीम करेंगे तो हमें फिर उसका आंसर मिलेगा कि हाँ ये है। ठीक, तो ये हुआ अबाउट दी एटॉमिक मास यूनिट के उसका यूनिट कहाँ से डिराइव किया गया है। जिस तरह से बाकी यूनिट एम्पियर, किलोग्राम, मीटर, लेंथ, क्यूबिक डेसीमीटर हुआ, स्पीड वगैरह सब के यूनिट्स डिराइव्ड हो गए हैं, और कुछ जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं तो वो भी डिराइव्ड हैं एक ख़ास स्टैंडर्ड जगह से। तो इस तरह से जो AMU है इसको भी डिराइव किया गया है एक स्टैंडर्ड जगह से, दैट इज़ AMU। ओके, अब हम एटॉमिक मास यूनिट और मास को समझते हैं कि इनमें दोनों में डिफरेंस हमें क्या मिलेगा। तो एटॉमिक मास यूनिट तो डिफ़ाइन कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि ये जो है मास ऑफ एटम कंपेयर्ड विद कार्बन 12, इट इज़ मास ऑफ एन एटम कंपेयर्ड विद mass of one atom of carbon 12 isotope।
दूसरी तरफ मास, सिर्फ मास, इट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी। गॉट इट? तो अब इसके लिए जो यूनिट हमने पढ़ा वो ये था कि यूनिट इसके लिए इस्तेमाल होता है AMU, जबकि मास के लिए यूनिट इस्तेमाल होता है किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास 1 AMU है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, तो वो कितने ग्राम का होगा? वो होगा 1.66 into 10 power minus 24 ग्राम। रिमेंबर दिस रिलेशन, 1 AMU इतने ग्राम के बराबर होता है। तो एटॉमिक मास यूनिट एक अलग नाप तोल का तरीका है और मास एक अलग नाप तोल का तरीका है। डिफरेंसेस में क्लियर करें। 1 AMU, और वो कैसे बनता है? 1 AMU हमने पढ़ा कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाय 12। तो जब ये इस पे डिवाइड हो जाता है तो हमें मिल जाता है 1.66 into 10 power minus 24। तो कार्बन के एक एटम का मास जब हम निकालते हैं तो वो हमें मिल जाता है 1.99 into 10 power minus 23, और डिवाइडेड बाय 12 जब आप कर जाओगे तो यू विल गेट दिस रिलेशन जो ऊपर हमने लिखा, दैट इज 1.66 into 10 power minus 24 ग्राम। अब ये कहाँ से आया दिस मास ऑफ 1 एटम? ये आगे एवोगैड्रो नंबर में आपको समझाऊंगा। अब जब एवोगैड्रो नंबर में जाएंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ठीक, मैं तरतीब से समझा रहा हूँ कि आप स्टेप वाइज समझते जाएं लेक्चर को। तो ये जो डिराइव हुआ है यहाँ से। सो रिमेंबर 1 AMU और कितने ग्राम के बराबर होगा। ओके, तो एटॉमिक मास यूनिट एक अलग पैमाना है, मास एक अलग पैमाना है। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको ज़रूर याद हो। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन 16 AMU और ऑक्सीजन 16 ग्राम। अब दोनों में काफ़ी फ़र्क है। काफ़ी फ़र्क ये कि ये जो 16 AMU है, इट इज़ एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 1 ऑक्सीजन आइटम। ये एक ऑक्सीजन एटम का है। और ये जो 16 ग्राम है, इट इज़ मास, नॉट एटॉमिक मास, इट इज़ मास ऑफ 1 mole of oxygen atoms. Watch the difference. Here atom and here atoms means कि 1 mole वहीं एवोगैड्रो नंबर वाला 6.02 times 10 to power 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन जमा करोगे तो वो बराबर होंगे आपके साथ 16 ग्राम के। जबकि यहाँ पे 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन जब कंपेयर किया गया कार्बन के साथ
तो इसका जो मास आया दैट इज़ 16 AMU। ठीक, तो पॉइंट समझने की कोशिश करें। तो 1 एवोगेड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जमा करोगे वो 16 ग्राम के होंगे, और अगर एक एटम ऑफ ऑक्सीजन कार्बन के साथ कंपेयर करोगे तो वो 16 AMU का होगा। Now, can you show the difference या understand the difference? अगर वो आपको दे जाएंगे this is aluminium having 27 AMU and aluminium 27 ग्राम, तो आपसे कह दें कि भाई कौन सी क्वांटिटी में ज़्यादा मैटर मौजूद है या ज़्यादा एटम्स मौजूद हैं, तो अगेन आपको ये AMU और ग्राम डिसाइड करके देगा। दिस AMU एंड ग्राम बता सकते हो? यस, जिसने बताया। सो एल्यूमिनियम 27 ग्राम हैज़ मोर एटम्स while aluminium 27 AMU is one atom of aluminium. It is one atom of aluminium. और ये जो 27 है कि मोर एटम्स हैं, दे आर इक्वल टू एवोगेड्रो नंबर यानी 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। इतने एटम्स हैं जो 1 मोल के बराबर आते हैं। क्लियर? अच्छा, अब अगर एक स्टूडेंट ये सोचे कि सर इसी एक एटम को मैं ग्राम में कन्वर्ट करूं तो क्या बनेगा, ये तो AMU में है, तो एक एटम को जब वो ग्राम में कन्वर्ट करेगा सो दैट्स वेरी इजी। तो देखें एल्यूमिनियम का एक एटम जो है वो 27 AMU है। अब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि 1 AMU कितने ग्राम का होता है, वो होता है 1.66 इंटू 10 पावर -24 ग्राम। तो अब अगर 27 AMU को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे so you will get mass of 1 aluminium atom in grams। ठीक, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 44.82 इंटू 10 पावर -24 ग्राम। फिर एक्सपोनेंशियल नोटेशन में याद रखें कि आपने पॉइंट्स के लेफ्ट पे एक हिस्सा छोड़ना होगा विच मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 10। तो पॉइंट इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4.482 इंटू 10। अच्छा, जब आप पॉइंट ले जाओगे लेफ़्ट की तरफ तो इधर एक्सपोनेंट इंक्रीज़ होगा, और जब आप पॉइंट जाओगे राइट की तरफ तो एक्सपोनेंट डिक्रीज़ होगा। तो जब ये पॉइंट इधर चला तो ये हो जाएगा -23 और ये ग्राम। तो अब सोचा होगा आप लोगों ने कि दिस इज़ मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम एंड 27 ग्राम इज़ मास ऑफ such atoms of aluminium. Okay, question. Which one of the following has more atoms? First one is 32 AMU of oxygen gas, या फिर है दूसरा के 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो सोच लें आपका क्वेश्चन यहाँ पे आंसर क्या आएगा।
ओके, बिफोर गोइंग इनटू द चॉइसेस, यहाँ पे अब हम जब आते हैं 32 AMU and 32 gram. 32 AMU is mass of 2 oxygen atom, atomic mass of 2 oxygen atom. 2 oxygen atoms हैं, which is known as molecular mass. और 32 gram is mass of 1 Avogadro atoms of oxygen. It is 1 Avogadro atoms of oxygen gas. तो ये 2 एटम्स हैं और वो जो हैं 1 एवोगेड्रो एटम्स यानी 6.02 into 10 power 23 atoms हैं. So the correct choice that you choose is B. Average atomic mass. जब हम देखते हैं अगर कोई भी एलिमेंट हो जो हम देख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो फ्रैक्शंस में आता है, इज इक्वल टू 1.0087 AMU. ये फ्रैक्शंस में हमें मिलता है. इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन इज़ 15.99 AMU. सोडियम को देख लें तो सोडियम जो है वो 22.99 समथिंग AMU. अब ये एवरेज यानी हमें ये फ्रैक्शन में ये वैल्यू क्यों मिलती है? ये इसलिए कि काफ़ी एलिमेंट आइसोटोप्स रखते हैं. तो जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन जमा करते हैं ताकि उसको मास स्पेक्ट्रोमीटर में उसका मास मालूम करें, तो उसमें फिर ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन 16 नहीं होता बल्कि ऑक्सीजन 18 भी मौजूद है. इसी तरह ऑक्सीजन जो है 17 होता है वो मौजूद है. तो हमें इन सब का मास एवरेज करके मिल जाता है. तो इस वजह से ये आपको फ्रैक्शंस में मिलेगा. इसी तरह हाइड्रोजन के आइसोटोप्स से आप फेमिलियर हैं कि एक है प्रोटियम, दूसरा जो है ड्यूटीरियम और तीसरा जो है वो ट्रीटियम. तो इनका जो मास है वो हमें 1, 2 या 3 नहीं मिलता बल्कि फ्रैक्शंस में मिल जाता है. तो ये जो फ्रैक्शन में मिलता है दिस इज़ बिकॉज ऑफ एवरेज एटॉमिक मास. तो एवरेज एटॉमिक मास को फाइंड करने के लिए हमारा फार्मूला जो इस्तेमाल होता है दैट इज़ एवरेज एटॉमिक मास इज़ इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 1 multiplied its percentage plus उस एलिमेंट का एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 2 और मल्टीप्लाइड उसका परसेंटेज. और इसी तरह ही कोई दूसरा आइसोटोप तीसरा आइसोटोप उसका हो तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 3 मल्टीप्लाइड उसका रिलेटिव एबंडेंस जो परसेंटेज एबंडेंस है. परसेंटेज एबंडेंस का आइडिया ये लें कि इट्स प्रेजेंस इन 100 पार्ट्स. यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 100 पार्ट्स हाइड्रोजन जमा किया है, 100 पार्ट्स ऑक्सीजन जमा किया है, तो उस 100 में से ऑक्सीजन 16 कितना होगा, ऑक्सीजन 18 कितना होगा,
या फिर जो हाइड्रोजन प्रोटियम है वो कितना परसेंट मौजूद है, ड्यूटेरियम कितना है, ट्रीटियम कितना है, तो ये परसेंटेज एबंडेंस तो वो हमें मास स्पेक्ट्रोमीटर बताती है। और यहाँ पे फार्मूले की तरफ आ जाए, होल डिवाइडेड बाय 100, तो इस तरह से हमें ये एवरेज एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि हम कौन सा एग्जाम्पल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें दिया जाता है कि बोरॉन it has two isotopes, that is boron 10 and boron 11, ये उनके आइसोटोप्स हैं। बोरॉन 10 वो 19% मौजूद है और जो बोरॉन 11 है वो 81% मौजूद होता है। तो ये हमें बताता है मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब इसको फार्मूला में लगा दें कि बोरॉन का एवरेज एटॉमिक मास क्या बनेगा। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन विल बी इक्वल टू मास ऑफ वन आइसोटोप, जो पहला आइसोटोप है वो है 10, मल्टीप्लाइड इट्स एबंडेंस इज 19 और प्लस उसका दूसरा आइसोटोप का मास वो है 11 और प्लस उसका जो परसेंटेज है दैट इज़ 81 एंड होल डिवाइडेड बाय 100। तो ये सॉल्व करके यू विल गेट ए वैल्यू 10.81 AMU। तो ये जो 10.81 AMU है, it is the average atomic mass of बोरॉन। फिर यहाँ पे एक क्लू, कभी कभी परसेंटेज आपको ना दिया हो तो एक क्वेश्चन यहाँ से देख लें। क्वेश्चन ये है कि क्लोरीन 37 है और क्लोरीन 35 आइसोटोप्स मौजूद हैं, जबकि क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो है 35.5 AMU। यहाँ से आपसे बताया जाता है कि क्लोरीन के इन दो आइसोटोप्स में किसकी एबंडेंस ज़्यादा होगी, यानी नेचुरली कौन सा जो है वो ज़्यादा अवेलेबल है। तो रिमेंबर, ये जो एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू जिस आइसोटोप के मास के करीब पड़ती है वो आइसोटोप जो होगा बड़ी मिकदार में मौजूद होगा। सो 35.5 इज़ क्लोज़र टू 35, क्लोरीन 35। तो इसका मतलब है कि क्लोरीन 35 बड़े परसेंटेज में मौजूद होगा, विच इज़ क्लोरीन 35 वो है 75% और जो क्लोरीन 37 है वो है 25%। तो ये एक क्लू आपके साथ मौजूद हो। इसी तरह देखें अब हाइड्रोजन प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। एवरेज एटॉमिक मास हाइड्रोजन का है 1.0087 AMU। तो कौन सा ज़्यादा एबंडेंस में मौजूद है? तो अगेन द वैल्यू इज़ क्लोज़र टू 1, मीन्स के प्रोटियम हैज़ मोर परसेंटेज कंपेयर टू द अदर टू आइसोटोप्स। Now we are in the form to how calculate molecular mass। तो आप लोगों को एटलीस्ट ये हो कि हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 से लेकर जिंक एटॉमिक नंबर 30 तक इनके एटॉमिक मासेस, तो हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक इनके एटॉमिक मासेस याद हों।
इसलिए कि आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी और आप अपने टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर जाएंगे। ठीक, तो मॉलिक्यूलर मास की तरफ आते हैं। हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूल बनता है एक एटम दूसरे एटम के साथ केमिकली कंबाइन हो जाए तो वो दे जाते हैं मॉलिक्यूल। वो सेम एटम भी हो सकते हैं, डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा एटम भी हो सकते हैं। ठीक, वो हमने मॉलिक्यूल में होमोन्यूक्लियर, हेट्रोन्यूक्लियर, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वहाँ पे पढ़े। तो अब मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना, फाइंड करना वेरी इजी। जो एटम उसमें आपको दिखाई दे रहा है तो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास लो, दूसरा एटम जो दिखाई दे रहा है उसका रिलेटिव एटॉमिक मास, उनको आपस में सम करोगे तो यू विल गेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट एलिमेंट विच इज़ डिनोटेड बाय MR, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्ज़ाम्पल वेरी सिंपल, आपको दिया जाता है हाइड्रोजन। तो अब हाइड्रोजन 2 है, मीन्स कि ये मॉलिक्यूल है, दो एटम आपस में जुड़े हैं। अब इन दो एटमों का मॉलिक्यूलर मास, तो दो हाइड्रोजन हैं 2 लिख का, और एक का मॉलिक्यूलर मास राउंड ऑफ करके हम बस 1 ही लेते हैं, बल्कि ये होता है 1.0087 AMU। ओके, तो ये इससे मल्टीप्लाई होके सो यू विल गेट 2 AMU। दिस इज़ द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन गैस। जब गैस कहोगे तो मीन्स कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह ही चले जाएं ऑक्सीजन की तरफ। दिस इज़ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इधर 2 हैं और इधर एक ऑक्सीजन का राउंड ऑफ करके हम 16 इस्तेमाल करते हैं, तो 16 दूने 32, तो यू गॉट 32 AMU इज़ द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह अगर आपको ओजोन दिया जाए O3, अब इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम जुड़े हैं, तो 3 एटम 3 हुआ और एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 16 3 48, सो यू गॉट 48 AMU। क्लियर। दूसरी तरफ हमें दिया जाए कि हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मीथेन CH4। अब CH4 में कार्बन, उसका एटॉमिक मास होता है 12 और एक हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 1 और 4 का हो जाएगा 4, तो you will get 16 AMU, the molecular mass of methane. Similarly, come towards water. तो वाटर में 2 हाइड्रोजन हैं और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो टोटल हो जाएगा 2 + 16 for oxygen and you will get 18 AMU। क्लियर। एक बड़ा मॉलिक्यूल लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव C6H12O6, that is glucose or maybe fructose because they are functional group isomers। तो सपोज करें कि ये ग्लूकोज हम लेते हैं, तो ग्लूकोज में अब 6 कार्बन हैं, तो ये 6 कार्बन, एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस 12 हाइड्रोजन है और एक का एटॉमिक मास होता है 1 प्लस 6 ऑक्सीजन है और एक का एटॉमिक मास होता है 16। नाउ कैलकुलेशन करें, 6 × 12 तो 12 × 72 प्लस 12 × 12 प्लस 16 × 96। अच्छा, मुझे ये ज़ार नहीं आते, वो उसके ऊपर मेरा प्रैक्टिस नहीं है कि 16 6 ज़ार 12 1 ज़ार, तो ये उर्दू वाले पहाड़े बहुत ही इजी होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इन सब आपको जो एटॉमिक मासेस हमें मिली हैं इनको आप इसमें प्लस कर दें, तो प्लस करने से यू विल गेट 6 + 2 8 एंड 2 10, तो यहाँ लगा 0, एक अपने साथ रख दें,
9 और 1 10, 10 और 1 17 और जो एक रखा था वो हुआ 18, तो 180 AMU. So this is the relative molecular mass of glucose. इसी तरह प्रैक्टिस करें मॉलिक्यूल्स पे. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी परफेक्ट, और व्हेन यू डोंट यूज इट यू विल लूज इट. रिमेंबर दिस पॉइंट. ओके, फार्मूला मास. मॉलिक्यूलर मास पढ़ा, फार्मूला मास. क्यों दोनों डिफरेंट टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं? वो इसलिए कि मॉलिक्यूल फ्री एग्जिस्ट करेगा और कोवेलेंट कंपाउंड का वो होता है, या कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो भी हों, एलिमेंटल हों या कंपाउंड मॉलिक्यूल हों. जबकि फार्मूला मास हम आयोनिक कंपाउंड के लिए लिखेंगे, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है वो फ्री एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और उसको हमने मॉलिक्यूल नहीं कहा बल्कि फार्मूला यूनिट कहा. जो फ्री एग्जिस्ट करता है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं. बाकी मेथड द सेम, नथिंग डिफरेंट. जिस तरह उधर हमने एटॉमिक मासेस को प्लस करके मॉलिक्यूलर मास हासिल किया, इधर ही हम उस फार्मूला में प्रेजेंट एटम्स का, जो एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास को प्लस करके हम मॉलिक्यूलर जो फार्मूला मास है वो हासिल करेंगे. फॉर एग्जांपल ये देखें, वेरी सिंपल इज़ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड. अब इसमें आपको मिलेगा कि वी हैव सोडियम, और सोडियम का एटॉमिक मास है 23, plus there is oxygen having atomic mass of 16 and hydrogen 1. ये 116 वगैरह हम वो राउंड ऑफ करके वैल्यूज़ कैलकुलेशन में आसानी के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो इन सब को आप प्लस अप करोगे तो यू विल गेट 40 AMU इज़ द फार्मूला मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसी तरह आप कैल्शियम कार्बोनेट की तरफ आ जाएं, CaCO3. अब इसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं. कैल्शियम हैविंग एटॉमिक मास ऑफ 40 प्लस कार्बन एटॉमिक मास ऑफ 12, और ऑक्सीजन एक है 16 लेकिन 3 है, तो 16 3 48, 48. सो यू गॉट 100 AMU. तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस वहीं एटॉमिक मासेस को हमने आपस में प्लस कर देना है. इसी तरह अगर आप पोटाशियम नाइट्रेट ले लें तो पोटाशियम नाइट्रेट में आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे पोटाशियम हैविंग एटॉमिक मास ऑफ 39 प्लस नाइट्रोजन एटॉमिक मास ऑफ 14, और अगेन 3 ऑक्सीजन्स हैं, तो 16 3 48, 48, एंड यू विल गेट 101 AMU. So this is the simple method to calculate formula mass. कोई डिफरेंस उसमें नहीं है, relative formula mass.